भारत का संविधान, क्या ये पत्थर की लकीर है या फिर इसे बदला जा सकता है? आज हम इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे। और ये कहानी देखिए सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया की नहीं है, बल्कि ये सत्ता के लिए एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। यही वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के बिल्कुल दिल में है। क्या संविधान को बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो फिर कितना? मतलब इसकी कोई सीमा है भी या नहीं, या संसद के पास इसे बदलने की असीमित शक्ति है? देखिए, हमारे संविधान को बनाने वालों ने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवित दस्तावेज की तरह बनाया था। वो जानते थे कि अगर संविधान बिल्कुल पत्थर की लकीर बन गया तो वो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। इसीलिए इसमें वक्त के साथ ढलने की गुंजाइश रखी गई। लेकिन बदलने की यही ताकत एक बहुत बड़ी दुविधा भी पैदा करती है। ये एक तरह से संसद की संविधान बदलने की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट की संविधान बचाने की ड्यूटी के बीच एक रस्साकशी है, एक टग ऑफ वॉर। और यही इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। तो इस रस्साकशी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संविधान में बदलाव होता कैसे है। मतलब क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। आइए इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी संशोधन की यात्रा में 4 बड़े पड़ाव आते हैं। स्टेप 1, बिल संसद के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी पेश हो सकता है। स्टेप 2, इसे दोनों सदनों से अलग अलग पास होना होता है, वो भी एक खास बहुमत से। और यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि इस पर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, मतलब दोनों को अलग अलग ही हाँ कहना होगा। स्टेप 3, कुछ खास तरह के बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, स्टेप 4, राष्ट्रपति की सहमति, जो कि बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी है। और मजे की बात यह है कि हर बदलाव एक ही तरीके से नहीं होता। असल में संविधान को बदलने के 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब साधारण बहुमत। ये छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों के लिए है। फिर आता है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत। ये ज्यादातर होता है खासकर जब बात फंडामेंटल राइट्स जैसे बड़े मुद्दों की हो। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, वो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ राज्यों की भी सहमति। ये तब चाहिए जब बदलाव हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर असर डालता हो। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी, ये है क्या चीज आखिर? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में 540 सदस्य हैं और उस दिन वोटिंग के टाइम 531 लोग मौजूद हैं। तो बिल को पास करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, सदन की कुल संख्या का बहुमत, जो हुआ 273। और दूसरी शर्त, जितने लोग वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, मतलब 531 का 2/3, जो हुआ 354। तो 354 वोट चाहिए होंगे। समझ रहे हैं ये प्रक्रिया कितनी सख्त है? तो प्रक्रिया तो हमने समझ ली, अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर, संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसा टकराव था, एक ऐसा पावर स्ट्रगल जो दशकों तक चला। ये टाइमलाइन आप देखिए, बिल्कुल एक शतरंज के खेल जैसी है, चाल पे चाल। शुरुआत में 1951 और 1964 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, संसद सब कुछ बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी, मतलब संसद का पल्ला भारी। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खेल ही पलट दिया। कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो ट्रांसेंडेंटल है, उन्हें संसद छू भी नहीं सकती। अब बारी संसद की थी। संसद ने 1971 में 24th संशोधन पास करके जवाब दिया और अपनी पावर वापस ले ली। माहौल बिल्कुल गर्म था और अब स्टेज सेट था एक फाइनल शोडाउन के लिए, केशवानंद भारती केस। और इसी ऐतिहासिक टकराव से जन्म हुआ एक ऐसे सिद्धांत का जिसने भारतीय कानून की दुनिया में, कह सकते हैं, क्रांति ला दी। ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो ये बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा ठीक है पार्लियामेंट, आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी आत्मा को, इसकी नींव को नहीं बदल सकते। मतलब आप घर में नया पेंट करवा सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की बुनियाद को ही नहीं तोड़ सकते। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसकी बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस ध्रुव तारे यानी नॉर्थ स्टार की तरह है, जो तब रास्ता दिखाता है जब आगे का रास्ता बहुत धुंधला या मुश्किल हो। क्या कमाल की बात कही है ना? अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि इस बुनियादी ढांचे में आता क्या क्या है। देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि इसमें क्या शामिल हो सकता है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊपर है, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, देश का सेक्युलर और डेमोक्रेटिक होना, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये सब संविधान की वो आत्मा है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर इस सिद्धांत ने एक बहुत ही शानदार समझौता करवाया। इसने ये पक्का कर दिया कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे जिसमें समय के साथ बदलाव हो सकें, लेकिन साथ ही इसकी आत्मा, इसके जो मूल सिद्धांत हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। इस सिद्धांत को आए हुए आप 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं।
तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन 50 सालों में इसका असर क्या रहा है और क्यों आज भी इस पर इतनी बहस होती है। देखिए, ये सिद्धांत आज भी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखा जाता है। एक तरफ तो ये हमारे लोकतंत्र का रक्षक है, जो बहुमत की सरकार को तानाशाही करने से रोकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी खूब होती है। आलोचक कहते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है। उनका सवाल सीधा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन तय करेगा? क्या ये कुछ जजों को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर एक तरह की वीटो पावर नहीं दे देता? 50 से भी ज्यादा साल, सोचिए, इतने लंबे समय से इस एक सिद्धांत ने भारत के कानून और लोकतंत्र को एक दिशा दी है, और ये दिखाता है कि ये आज भी कितना प्रासंगिक है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें उसी एक बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। एक लोकतंत्र में असली और अंतिम शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में, या फिर संविधान के संरक्षकों यानी जजों के हाथ में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी तलाशा जा रहा है।